गुड आफ्टरनून। चलो पहले तो ना, ये तुम जिंदगी से जो परेशान दिख रहे हो ना मेरे को, ऐसी शक्लों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता मेरे को। ठीक है, चलो ठीक है, बोलो कितने टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं? वेरी गुड, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं, बिजनेस के हिसाब से तीन अलग अलग टाइप लोग पैसा कमाने के लिए कौन से टाइप के बिजनेस कर सकते हैं? तीन। फर्स्ट इज ट्रेडिंग। फर्स्ट इज व्हाट? ट्रेडिंग। क्या मतलब होता है ट्रेडिंग का? क्या बेटा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, बट फिर भी ट्रेडिंग बोलो। वेरी गुड, बट व्हाट परचेज एंड व्हाट सेल? फिनिश गुड्स परचेज भी और फिनिश गुड्स सेल भी, पक्का? चलो ठीक है। सेकेंड इज समझाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड इज सर्विस। थर्ड इज व्हाट? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का फंडामेंटल डिफरेंस होता है, अगर मुझे ये रिमोट खरीद के ये रिमोट ही आगे बेचूं तो व्हाट एम आई डूइंग? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग? आई एम डूइंग ट्रेडिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेम चीज़ खरीद के सेम चीज़ बेच रहा हूँ। कॉस्टिंग हैज़ टू डू नथिंग विद दिस। हम लोग को ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो कौन देखेगा? अकाउंट्स। कौन देखेगा? कि ट्रेडिंग में कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होता है बाद में समझाऊंगा मैं आपको, 2 मिनट बाद में। क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? करेक्ट, खरीदते भी है हम इसमें भी, बेचते भी है हम इसमें भी, बट जो खरीदते वो नहीं बेचते। खरीदते क्या है? रॉ मटेरियल। खरीदते क्या है और बेचते क्या है? फिनिश गुड्स। खरीदते क्या है? रॉ मटेरियल, और बेचते क्या है? फिनिश गुड्स। तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस समझ में आया? अब कॉस्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज को बनाने के लिए उस पर जितना खर्चा करते हो उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट। और प्राइस अलग चीज होती है और कॉस्ट। ये रिमोट मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? इज इट कॉस्ट? इट इज अ मार्केट प्राइस। इट इज व्हाट? और मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होगी? इसके बनाने वाले ने इसका पहले कॉस्ट निकाला होगा, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, और फिर क्या आया होगा? प्राइस आया होगा। तो ये बनाने वाले ने इस पर कितना खर्चा किया और कितना कॉस्ट आया, दैट इज, कितना खर्चा किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड। क्या ट्रेडिंग में कॉस्ट निकालने की कोई जरूरत होती कि कोई जरूरत नहीं होती? सवाल ही नहीं उठता। ये मैंने 50 में खरीदा है, आगे 60 में बेचना है, तो मेरा कॉस्ट 50 में खरीदा है, तो कॉस्ट कितना हो गया? 50। बट क्या अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा इसका प्लास्टिक 30 रुपए में, तो मेरा कॉस्ट क्या 30 रुपए होगा कि उस पर बहुत सारे खर्चे होने बाकी है? एक फंडामेंटल चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। क्या लेबर का खर्चा होगा कि नहीं होगा? लाइट बिल का खर्चा होगा कि नहीं होगा? डिप्रिसिएशन का खर्चा होगा कि नहीं होगा? सारे खर्चे क्या करने पड़ेंगे? ऐड। अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ों का डिफरेंस बता रहा हूँ। किसका किसका? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का। और क्या कॉस्ट का मतलब समझ में आया आपको? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो खर्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट। तो ट्रेडिंग में बनाते हैं क्या? ट्रेडिंग में बनाते ही नहीं है, तो ट्रेडिंग में कॉस्ट काम नहीं करती। तीसरा सर्विस। तीसरा क्या? सर्विस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस? मैन्युफैक्चरिंग वाले टेंजिबल गुड्स बेचते हैं। क्या बेचते हैं? टेंजिबल गुड्स। सर्विसेज इनटेंजिबल होती है। कार ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो क्या होती है? सर्विस होता है। वो आपको गाड़ी देते नहीं है, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो पैसा लेते कि नहीं लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? सर्विस। बैंकिंग भी क्या है? सर्विस। इंश्योरेंस भी क्या है? सर्विस। मेडिकल भी क्या है? सर्विस। दीज आर व्हाट? सर्विसेज। ये मैं आपको फंडामेंटल चीज़ है, कॉस्टिंग स्टार्ट ही नहीं किया हम लोगों ने, ये एकदम बेसिक डे टू डे लाइफ की चीज़ है। ट्रेडिंग अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, और सर्विस। हमने कल मैं आपको बताया था कितने चैप्टर्स है आपको? 14 चैप्टर्स। नाम भी लिखे थे ना कल। कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में? 14 चैप्टर्स। उसमें से एक चैप्टर किसको? सर्विस का। 13 चैप्टर्स किसके हैं? ट्रेडिंग का कोई चैप्टर? सवाल ही नहीं उठता। ट्रेडिंग कॉस्टिंग में बेसिकली आ ही नहीं सकता, कि कॉस्टिंग का मतलब क्या है? फिर से एक बार, किसी भी चीज को बनाने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिंग में कोई चीज आप बनाते ही नहीं हो तो कॉस्ट का सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? रॉ मटेरियल को
प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इट इज कॉल्ड व्हाट? बेसिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 बेसिक चीजें लगती है। कौन सी? एक तो मटेरियल, एक क्या लगता है? रॉ मटेरियल, करेक्ट। हाँ, पहला क्या लगता है? रॉ मटेरियल। दूसरा डेफिनेटली क्या लगेगा? इसमें किसी को डाउट है? डेफिनेटली क्या लगेगा? लेबर लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट? तीसरा ओवरहेड्स। सर ये ओवरहेड्स क्या चक्कर है, बाद में समझेंगे। बट क्या सिर्फ मटेरियल और लेबर का ही खर्चा होता है कि दूसरे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं? बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊंगा। चाय की दुकान होती है ना, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वो भी एक क्या है? क्या दूध, शक्कर, चाय पत्ती, ये रॉ मटेरियल हो गया। चाय बनाने वाला लेबर हो गया। क्या सिर्फ वही लगता है कि गैस भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है? तो दूसरे खर्चे हुए कि नहीं हुए हैं? उसको क्या नाम देते हैं? ओवरहेड्स। क्या नाम देते हैं? आगे जाके ओवरहेड्स भी 3 पार्ट्स में बटेंगे। ओवरहेड्स और बाकी खर्चों में क्या डिफरेंस होता है वो भी समझेंगे, वो बहुत आगे की बात है। तो ये सारे खर्चे मिला के क्या होता है आपका? फिनिश गुड्स। और अगर आप इंडेक्स देखोगे, आपको नोट्स मिल गई? नोट्स नहीं मिले? नोट्स सबके नीचे पड़ गए, चलो ठीक है। अगर आप इंडेक्स देखोगे तो दूसरे चैप्टर का नाम है मटेरियल, तीसरे चैप्टर का नाम है, और चौथे चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स। दूसरे, तीसरे और चौथे। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? लेबर। और चौथे चैप्टर का नाम क्या है? ओवरहेड्स। अब हम लोग आएंगे पहला। आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? मटेरियल। चलो ठीक है। पहले तो मटेरियल मतलब क्या? रॉ मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या? रॉ मटेरियल। ठीक है, बहुत आगे तक चले जाएंगे हम। आज ही पहला एग्जाम का सवाल कर लोगे आप लोग। बुक हम लोग मैं नीचे से भिजवा दूंगा, डोंट वरी। मटेरियल सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है कि सर मटेरियल चैप्टर पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ने लायक चीज़ होगी? पहला ही दिन है, डोंट वरी, आराम से शांति से पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल, मटेरियल मतलब ऑफकोर्स क्या? रॉ मटेरियल। इसमें क्या पढ़ना है? चलो ठीक है। यहां पे खड़े हो आप साल के शुरू में, क्या पूरे साल में आपको मटेरियल लगने वाला है? पूरे साल में आपको क्या लगने वाला है? मटेरियल लगने वाला है। समझो, मैं आपको, क्या आप बहुत साल से बिजनेस करते हो तो आपको एक एस्टिमेट आ जाता है पूरे साल में कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल लगेंगे? क्या चाय की दुकान वाले को बराबर पता होता है कि पूरे दिन में मुझे कितना दूध लगने वाला है? अरे एस्टिमेट तो होता है कि नहीं होता है? सर पर आप तो पूरे साल का बोल रहे हो, चाय के एग्जाम्पल में तो एक दिन का बोल रहे हैं। पूरे साल का दूध इकट्ठा किया भी नहीं जा सकता। दूध 1 या 2 दिन का इकट्ठा किया जा सकता है ना। बट क्या कोई भी बिजनेसमैन या ये कोई भी बिजनेस में ये प्रेडिक्ट करना कि पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल लगना, कोई बहुत बड़ी बात? पास्ट एक्सपीरियंस से समझता है कि नहीं समझता है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं। समझो पूरे साल में मुझे लगने वाला है, सर अब तो कुछ भी नहीं समझ रहा, पता है मुझे, 12 लाख यूनिट्स। कितने यूनिट्स लगने वाले हैं? किस बात के 12 लाख यूनिट्स लगने वाले हैं? रॉ मटेरियल के। किसकी बात क्या है? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या बोलता है? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, ठीक है? क्या ये 12 लाख यूनिट्स जो है वो एक साथ में 12 लाख रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? मतलब मैं ऑप्शन ये बोल रहा हूं कि मेरे को खरीदना है, 12 लाख यूनिट लगने वाले कंफर्म है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि पूरे 12 लाख यूनिट एक साथ में मंगवा लो, पूरे साल मंगवाने की झंझट जाइए। दूसरा ऑप्शन है कि जब जब जैसे जैसे लगेगा तब तब वैसे वैसे मंगवा लूंगा। पहला सवाल कि अगर मैं पूरे 12 लाख मंगवा के रखता हूं तो एक तो बड़ा फायदा क्या है मेरा? मुझे बार बार मंगवाने की जरूरत, और जब मुझे माल लगेगा तब मेरे पास अवेलेबल रहेगा, राइट? क्या नुकसान है बताओ मुझे? वेरी गुड, क्या लगेगा? स्टोरेज कॉस्ट लगेगा। अरे 12 लाख यूनिट रखने के लिए जगह लगेगी कि नहीं लगेगी? स्टोरेज कॉस्ट। और खराब होने का डर है, ऑब्सोलेंस रेट। ऑब्सोलेंस रेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेंस रेट। और हालांकि आप बहुत एलिमेंट्री चीजें बोल रहे हो, मेन चीज नहीं बोल रहा हूँ। ये 2 चीजें करेक्ट है, रॉन्ग ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और एक है,
सवाल समझा है आपको? बहुत क्लियर सवाल समझा है? क्या सवाल है? एक साथ 12 लाख, हालांकि आज 12 लाख नहीं लगने वाला, 12 लाख तो पूरे साल में लगने वाले हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आज 12 लाख मंगवा के रखूंगा तो फायदा तो मैंने गिनवा दिया, आपको नुकसान गिनवाना है। क्या नुकसान होंगे? नहीं बेटा, अगले साल काम लग जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है। क्या बेटा? अपडेटेड मटेरियल, हाँ वही ऑब्सोलेंस रेट वही हो गया, मतलब ये पुराना हो जाएगा, नए मटेरियल आ जाएंगे, बट वेरी डिफिकल्ट। अगर वो आईटी सेक्टर हो तो चलता है, बट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होगा। हाँ बेटा, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में चेंज नहीं होती, आईटी में होती है वो। और बोलो जल्दी। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ नहीं पा रहे हो कि 12 लाख यूनिट में आज खरीदूंगा तो जो सप्लायर है उसको आज पैसा देना पड़ेगा, आज पैसा देना पड़ेगा। अगर ये 100 रुपये पर यूनिट भी मेरा ये है, क्या बोलते हैं रेट, क्या है 100 रुपये पर यूनिट, तो कितना पैसा उसको मुझे दे देना पड़ेगा? 12 करोड़ रुपए। कितना पैसा दे देना पड़ेगा? क्या 12 करोड़ रुपए मेरे ब्लॉक हो गए? अगर यही 12 करोड़ में बैंक में डालता तो क्या होता? इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? तो सर पर रॉ मटेरियल तो लगने वाला ना, आज लगने वाला था क्या पूरा? मुझे जो मुझे 31 दिसंबर को यूज करना है उसका पैसा भी मैं आज खर्चा करके बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं? अरे इस 12 लाख में ऐसे भी तो यूनिट से जब कब यूज होने वाला है, आगे भी यूज होने वाले हैं ना। तो क्या आज के आज 12 लाख अगर मैं मंगवा के रखूंगा तो उसमें पैसा जाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो पैसा मिलता कि नहीं मिलता? अरे पैसा मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ना पैसा। तो जो पैसा मुझे मिलने वाला था, पर क्योंकि मैंने आज ही रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब क्या बोला मैंने, समझ में आया? ये 12 करोड़ में रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करने की जगह क्या करता? बैंक में इन्वेस्ट करता। और बैंक में इन्वेस्ट करता तो इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? बट इसमें इन्वेस्ट करने की वजह से मुझे इंटरेस्ट, तो मेरा लॉस है कि नहीं है? दैट लॉस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोला जाता है उसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या इसमें इन्वेस्ट करने की वजह से मैंने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ी कि नहीं छोड़ी? उस अपॉर्चुनिटी से जो प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ये समझदारी वाला काम किया? एक जस्ट मैं बता रहा हूं, उससे बेटर मैं क्या करता? 1 लाख यूनिट मंगवाता। जब तक 1 लाख यूनिट चलते हैं तब तक वो 11 करोड़ रुपए, 1 लाख यूनिट के तो 1 करोड़ रुपए लगते हैं, तो 11 करोड़ में कहां रखता? बैंक में रखता कि नहीं रखता? और जब जरूरत पड़ती बैंक से, एक साथ में 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी है कि बेवकूफी हो गई? भाई समझ में है कि नहीं है? तो अब मैंने पहली एक बात समझाई आपको कि जरूरत से ज्यादा भी अगर आप गुड्स एक साथ में मंगवा लो तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है? और आपने 2 कॉस्ट और बताई, एक स्टोरेज का कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा और दूसरा ऑब्सोलेंस। इसका एक्सट्रीम दूसरा सिचुएशन है कि सर मंगवाओ ही मत, पूरा 12 करोड़ कहां रख दो? बैंक में रख दो। स्टोरेज कॉस्ट भी क्या हो गया? 0। ऑब्सोलेंस रेट भी क्या हो गया? 0। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या हो गया? 0। और जब जब लगता है तब तक क्या करते जाओ? मंगवाते जाओ। ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई ना दूसरी। तो इसमें ऑर्डर बहुत ही कम कर रहे हो ना आप। पहला केस मैंने कौन सा लिया? पूरा ही ऑर्डर कर लो। दूसरा केस क्या ले रहा हूं? बिल्कुल ही ऑर्डर मत करो, जब जरूरत है। इसका फायदा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0, स्टोरेज कॉस्ट, अरे स्टोरेज कॉस्ट क्या, ऑब्सोलेंस कॉस्ट 0। सोच समझ के नुकसान बताओ। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। टेक्निकली क्या हर बार माल मंगवाने का भी खर्चा होता है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा हर बार, टेलीफोन चार्जेस लगेंगे, कुरियर चार्जेस लगेंगे, बैंक चार्जेस लगेंगे कि लगेंगे? करेक्ट। और उससे भी बड़ा रीजन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट इज कॉल्ड स्टॉक आउट कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टॉक आउट कॉस्ट। अब ध्यान से सुनो, जब चाहिए तब मंगवा रहे हो, जब चाहिए। मल्टीपल रीजंस मैं आपको दे सकता हूं कि टाइम पे माल ही नहीं आया, तो प्रोडक्शन क्या हो गया आपका? स्टॉप हो गया। प्रोडक्शन क्या हो गया? मल्टीपल रीजन, सप्लायर के पास माल नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है बट ड्यू टू पॉलिटिकल रायट्स या कोई भी रीजन है गुड्स ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। क्या देर आर मल्टीपल रीजन जिससे क्या हो सकता है?
गुड्स आना कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या गुड्स आना कैंसिल हुआ तो क्या हुआ? प्रोडक्शन बंद हो जाए। और याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, क्या प्रोडक्शन बंद भी हो गया तो लेबर को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या सारे खर्चे ऑन रहेंगे और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो क्या प्रॉफिट होगा कि लॉस हो जाएगा? और टेरिफिक लॉस होगा, छोटा मोटा लॉस नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात, क्या गुडविल पे हैम्पर हो जाएगी? क्या आप टाइम पे माल डिलीवर नहीं करते हैं? टाइम पे माल डिलीवर। अब इंटरेस्टिंग बात कि मुझे पूरे साल में 12 लाख यूनिट्स लगने वाले हैं, क्या मैं एक ही दिन में सारा मंगवा लूं तो क्या लगेगा मुझे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लगेगा? और मैं बिल्कुल ना मंगवाऊं तो मुझे किस बात का डर रहेगा? स्टॉक आउट का। स्टॉक आउट मतलब समझा कि नहीं समझा? रॉ मटेरियल चाहिए पर अवेलेबल नहीं, उससे प्रोडक्शन जो बंद हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्टॉक आउट। क्या दोनों साइड कंसर्न है? और दोनों साइड कंसर्न का मतलब समझ में आ रहा है? क्या मैं ज्यादा माल मंगवा लूं तो भी टेंशन? क्या टेंशन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, समझ रहे हो क्या? और मैं कम माल मंगवाऊं तो भी टेंशन। क्या टेंशन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बच जाएगा पर स्टॉक आउट का डर है कि नहीं है? तो क्या दोनों चीजों में मुझे बैलेंस करके चलना पड़ेगा? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? लास्ट बार समझा रहा हूं, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। पर 12 लाख यूनिट मुझे चाहिए। कितने यूनिट्स चाहिए मुझे? 12 लाख यूनिट्स चाहिए। अब 12 लाख में एक साथ में मंगवा लूं तो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। नुकसान ज्यादा बड़े। क्या नुकसान है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, ऑब्सोलेंस कॉस्ट लगेगा। करेक्ट है कि नहीं है? और वो भी अननेसेसरी। अननेसेसरी समझते हो? लगने वाला मेरे को आज यूनिट की जरूरत तो, पर फिर भी मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा रहा हूं, ऑब्सोलेंस कॉस्ट लगा रहा हूं, स्टोरेज कॉस्ट लगा रहा हूं। अगर यूनिट की जरूरत है उसके लिए मैं खर्चा कर रहा हूं तो दैट इज करेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बट क्या बिना काम का खर्चा होगा कि नहीं होगा? दूसरा, अगर माल स्टॉक में ना रखो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? स्टॉक आउट का डर है कि नहीं है? उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नहीं होगा, स्टोरेज कॉस्ट तो नहीं होगा, ऑब्सोलेंस कॉस्ट भी। बट उससे ज्यादा भयानक चीज हो सकती है। क्या क्या ज्यादा भयानक हो सकता है? स्टॉक आउट मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल, प्रोडक्शन रुक गया, सारे खर्चे ऑन रहेंगे, सेल का पार्ट ऑफ हो जाएगा। प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल, तो पैसा जाना चालू रहेगा, आना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और उससे भी बड़ी बात, क्या गुडविल हैम्पर हो जाएगी? और याद रखना, बिजनेस में सब कुछ चलता है, जिस दिन गुडविल खत्म, स्लो पॉइजन बोलते हैं गुडविल को। खत्म होना मतलब क्या? स्लो पॉइजन। धीरे धीरे आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, क्या दो झंझट है? कौन सी दो झंझट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये साथ में चल रहे कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? वेरी गुड। ये किस में चल रहे हैं? सब साथ में चलना मतलब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये कम होता है तो, और अपोजिट डायरेक्शन में चलना मतलब ये बढ़ता है तो कम होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ज्यादा माल मंगवाऊंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर स्टॉक आउट का चांसेस, करेक्ट बोला मैंने, स्टॉक आउट का चांसेस। मैं कम माल मंगवाऊंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगा पर स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ना मैं एक्सट्रीम ज्यादा मंगवा सकता हूं ना एक्सट्रीम। क्या दोनों के बीच में क्या करके चलना पड़ेगा मुझे? बैलेंस। क्या करके चलना पड़ेगा? बैलेंस। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो टेक्निक्स होती है उनको हम लोग नाम देते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। क्या नाम देते हैं? कितना रॉ मटेरियल अपने पास रखना चाहिए उसको क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री। क्या बोला जाता है? और कंट्रोल टेक्निक्स मतलब इस तरह से इन्वेंट्री रखो कि ना स्टॉक आउट हो जाए और ना ही अपॉर्चुनिटी। दोनों में क्या करके चलना पड़ेगा? बैलेंस करके। क्या करके चलना पड़ेगा? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। मैं दो सवाल पूछूंगा और दोनों का सवाल का जवाब दोनों चीजें सेटल करेगा। कितनी चीजें सेटल करनी है हमको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्टॉक आउट। अभी तक का जो भी वेगपना था वो अब खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखना। पहला, हाउ मच टू ऑर्डर, और दूसरा व्हेन टू ऑर्डर। ये दो सवालों का जवाब इज इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक।
ये 2 सवालों का जवाब इज इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। अब समझेगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके लिए कुछ छोटी मोटी कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी। पहला है कंजम्पशन। क्या डेली रॉ मटेरियल लगता है हमको? डेली क्या लगता रहेगा? प्रोडक्शन होते रहेगा, रॉ मटेरियल लगते रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। और दूसरा लीड टाइम। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? लीड टाइम मतलब क्या? क्या आप ऑर्डर देते हो, इमीडिएटली माल आ जाता है कि टाइम लगता है? अरे ट्रांसपोर्ट होना, गुड्स अवेलेबल होना टाइम लगता है कि नहीं लगता है? उसको क्या बोला जाता है? लीड टाइम। पहले हम लोग जवाब देते हैं व्हेन टू ऑर्डर को, और फिर जवाब देते हैं हम लोग हाउ मच टू ऑर्डर को। किसको जवाब देते हैं? हाउ मच टू ऑर्डर को। पहला जवाब किसको देते हैं? व्हेन टू ऑर्डर। दूसरा जवाब किसका? हाउ मच। जो व्हेन टू ऑर्डर है ना, ये स्टॉक आउट बचाता है, और हाउ मच टू ऑर्डर क्या बचाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर कुछ भी नहीं समझा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब पहला व्हेन टू ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं कि शुभ मुहूर्त देख के ऑर्डर करें, सुबह ऑर्डर करना है कि शाम को ऑर्डर करना है, ऐसा नहीं। व्हेन टू ऑर्डर का मतलब मेरे गोडाउन में कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है तब ऑर्डर करना है। व्हेन टू ऑर्डर का मतलब समझ में आया? कितना यूनिट्स मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है तब ऑर्डर, और उतने यूनिट्स के वक्त ऑर्डर कर दो कि स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट ना हो। नहीं समझा सर? अब ध्यान से, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मेरा बिजनेस 10 यूनिट्स डेली कंज्यूम करता है, कितना? और लीड टाइम 5 दिन है। लीड टाइम समझते हो? आज ऑर्डर किया तो माल कितने दिन बाद आएगा? 5 दिन बाद। तो कितने यूनिट्स गोडाउन में पड़े हैं तब ऑर्डर हो जाना चाहिए? 50 यूनिट्स। कितने? 50। ये नंबर अगर समझ गया तो आधी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब व्हेन टू ऑर्डर, पहला सवाल क्या था? व्हेन टू ऑर्डर। माय आंसर इज, जब गोडाउन में कितने यूनिट्स पड़े? 50 यूनिट्स। कितने? तब आपको 50 से थोड़े ज्यादा रहे तो चलेगा, पर 50 से कम, कि 50 से कम रहे तब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो क्या लफड़ा हो जाएगा? माल आते आते, और माल आने के पहले ही रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। माल आने के पहले ही रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? मुझे पता नहीं समझ रहा, आपको 2 मिनट में समझेगा। माल आते से क्या, माल आने के पहले आपका क्या हो जाएगा? अब ध्यान दो, आज मेरे पास 50 यूनिट्स पड़े हैं। कितने यूनिट्स पड़े हैं? चलो पहले एक सिचुएशन लेता हूं मैं। 40 यूनिट्स। कितने पड़े हैं? मैंने ऑर्डर किया। मैंने क्या किया? ऑर्डर किया। क्या समझदारी का काम हुआ? समझदारी का काम हुआ कि बैंड बज गई? बैंड बज गई। कैसे? पहले दिन कितने यूनिट कंज्यूम कर लोगे? 10। दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 10, चौथे दिन कितना हो गया? -40 हो गया। कितने यूनिट्स बचे? 0। माल आया कि माल तो कल आएगा? माल तो कब आने वाला है? कल आने वाला है। क्यों कल आने वाला है? और लीड टाइम कितना दिन था? 5 दिन। तो आपका माल पूरेगा कितने दिन? 4 दिन पूरेगा कि नहीं पूरेगा? 5वें दिन क्या होगा? स्टॉक आउट हो जाएगा। 5वें दिन क्या हो जाएगा? स्टॉक आउट का मतलब समझा? और व्हेन टू ऑर्डर ये स्टॉक आउट को कैसे बचाता है, समझा? अगर 50 यूनिट आपके गोडाउन में होते तब आप ऑर्डर करते तो क्या होता? और 10 दिन चल जाता, और जब तक ये माल खत्म होता तब तक नया माल, और जब तक वो खत्म होता तब तक नया माल आ जाता। समझा कि बाउंसर हो गया? और समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला सवाल क्या? व्हेन टू ऑर्डर। पहला सवाल क्या? व्हेन टू ऑर्डर का क्या मतलब? गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है तब आपको क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है। बट आपको कुछ डाउट है क्या? लग रहा है साहब के चेहरे से कुछ डाउट है इसमें। पक्का कंफर्म समझ गया? चलो ठीक है। तो कब ऑर्डर करना है का क्या मतलब? गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है तब ऑर्डर करना है। और याद रखना, बराबर इतने माल पे ऑर्डर कर लेना कि लीड टाइम तक वो माल क्या होना चाहिए? सफिशिएंट रहना चाहिए। जब तक ये माल खत्म होगा तब तक नया माल क्या हो जाना चाहिए?
आ जाना चाहिए, तब तक नया माल आए। तो वेन टू ऑर्डर का मतलब समझ में आया? कोई डाउट है क्या? उससे क्या बचता है आपका? स्टॉक आउट। क्या बचता है? स्टॉक आउट। अब दूसरा सवाल क्या है, आपने ठीक है 50 यूनिट गोडाउन में पड़े हुए हैं, तब आपने क्या कर दिया? ऑर्डर तो प्लेस कर दिया। अब दूसरा सवाल और एक, हाउ मच टू ऑर्डर। क्या इसका स्टॉक आउट से कुछ लेना देना है? नहीं। अब स्टॉक आउट तो पक्का नहीं होने वाला। आपने बराबर टाइम पे अगर ऑर्डर कर दिया तो स्टॉक आउट, कि जब तक माल खत्म होगा तब तक नया माल आ जाए। अब कितना माल आना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर जरूरत से ज्यादा माल मंगवा लिया तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। क्या जितना जरूरी है उतना ही माल मंगवाना चाहिए कि नहीं मंगवाना चाहिए? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाउ मच टू ऑर्डर। उससे क्या बचेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बचेगा? अब ये दो सवालों के जवाब देने के अलग अलग टेक्निक्स है। अलग अलग क्या है? टेक्निक्स। बहुत इंटरेस्टिंग पहला टेक्निक। कितने सवालों के जवाब देने आपको? कौन से? व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। पहला प्लान जिसका नाम है मिनिमम मैक्सिमम प्लान। इसका नाम क्या है? मिनिमम मैक्सिमम प्लान। वेरी इंटरेस्टिंग। कब ऑर्डर कर रहे हैं और कितना ऑर्डर करना है? दो लिमिट सेट कर दोगे आप। कितनी? दो। एक होगी 100 और एक होगी 180। दिस इज व्हाट? मिनिमम। और दिस इज व्हाट? और थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट बोल रहा हूं मैं। मिनिमम वो है, ये इतने यूनिट्स है कि जो लीड टाइम में सफिशिएंट हो जाए। ये कितने यूनिट्स है जो लीड टाइम में क्या हो जाए? सफिशिएंट हो जाए। क्यों बोला मैंने ऐसा? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या आपको देख के समझ में आ गया होगा क्या करना पड़ेगा? कब ऑर्डर करना चाहिए? वेरी सिंपल। कब ऑर्डर करना चाहिए? वेरी गुड। जब कहां पहुंचने में हो आप? कहां पहुंचने में हो? पहुंचे हो ऐसा नहीं, कहां पहुंचने में हो? कहां पे? 100 यूनिट पे। क्या 100 यूनिट पे पहुंचने से आपको क्या कर देना चाहिए? ऑर्डर कर देना चाहिए। क्या माल इमीडिएटली आ जाएगी कि थोड़ा टाइम लगेगा? बट थोड़े टाइम के लिए 100 यूनिट तो है कि नहीं है? तो क्या ये इतने होने चाहिए जो लीड टाइम में सफिशिएंट हो? बोला समझा कि नहीं समझा? अब सोच समझ के बताना कितने ऑर्डर करने चाहिए? 80। कितने ऑर्डर्स करने चाहिए? 80। क्यों? कि जब माल आ जाए तो क्या ये 80 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहां पे क्या है? करेक्ट। यहां पे क्या है? मैक्सिमम है। यहां पे क्या है? या इससे भी ज्यादा अगर होता है तो क्या अननेसेसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी? तो जो मिनिमम है वो क्या बचा रहा है? स्टॉक आउट। क्या बचा रहा है? क्योंकि इससे कम चले गए और फिर ऑर्डर किया तो शायद माल कंप्लीट, मतलब माल पूरा ना पड़े, इसलिए कब ऑर्डर करना है? 100 यूनिट पे। कब ऑर्डर करना है? मतलब क्या बचाता है वो? स्टॉक आउट। और कितना ऑर्डर करना है? 80 ऑर्डर करना है। कितना ऑर्डर करना है? क्योंकि इससे ऊपर, मतलब इससे ऊपर आपका स्टॉक लेवल नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर आपका स्टॉक लेवल नहीं जाना चाहिए। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, लीव इट। देख लो 100 आया, आपने ऑर्डर कर दिया। अगर आपने 200 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए, आपका मैक्सिमम लिमिट कितना सेट किया आपने? 180। चलो 2 दिन बाद भी माल आया और आप रोज 10 यूनिट भी कंज्यूम करते हो, तो क्या 20 माइनस हो जाएंगे 80 और ये 200 आए तो कितने हो गए टोटल? 280 हो गए कि नहीं हो गए? क्या इतने माल की कोई जरूरत है क्या आपको? अननेसेसरी ज्यादा माल ला के रखे हो कि नहीं रखे हो आपने? तो कितना ऑर्डर करना चाहिए आपने? तकरीबन 80। तकरीबन कितना ऑर्डर करना चाहिए? तो 100 थे, 20 कंज्यूम कर लिए, 80 हो गए। 80 प्लस 80 कितने हो गए? 160। सर पर 180 तो नहीं हुए, 160। 180 होने चाहिए कि मैक्सिमम 180 होने चाहिए? मैक्सिमम 180 का मतलब समझते हो? 180 या उससे कम। 180 या उससे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इतने ऑर्डर करो कि आपका मैक्सिमम लिमिट क्रॉस ना हो। क्या दोनों सवाल के जवाब हो गए? पहला सवाल क्या था? व्हेन टू ऑर्डर। पहला सवाल क्या था? व्हेन टू ऑर्डर। व्हेन द इन्वेंट्री लेवल इज अबाउट टू रीच टू मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल पे पहुंचने में आ गए तो क्या कर दो? तो क्या पहले सवाल का जवाब हो गया कि नहीं हो गया? और क्या मिनिमम लेवल सेट ही ऐसे करेंगे कि स्टॉक आउट लीड टाइम को दिमाग में रख के मिनिमम लेवल सेट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? किसको दिमाग में रख के मिनिमम लेवल सेट करोगे?
लीड टाइम, कि लीड टाइम थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए तो ये मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, सफिशिएंट रहना चाहिए कि स्टॉक आउट, समझा कि नहीं समझा। और हाउ मच टू ऑर्डर, इतना ऑर्डर करो कि मैक्सिमम लिमिट एक्सीड, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट वो लिमिट सेट कर दी आपने कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में इतने यूनिट्स रहे तो कभी स्टॉक आउट नहीं होगा। और इससे ज्यादा की कोई जरूरत, कि इससे ज्यादा रखोगे तो अननेसेसरी क्या लगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अननेसेसरी क्या लगेगा। तो क्या दोनों सवाल के जवाब हो गए, कौन से दोनों सवाल। हाउ, व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर मतलब व्हेन यू आर अबाउट टू रीच टू मिनिमम यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर। और हाउ मच टू ऑर्डर, you should keep in mind that inventory level should not exceed maximum level। दोनों सवाल के जवाब हो गए कि नहीं हो गए। when to order क्या बचाता है, स्टॉक आउट क्या बचाता है, और how much to order क्या बचाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या पक्का समझ में आया। नेक्स्ट, टू बीन सिस्टम, मिनिमम मैक्सिमम था, अब ये क्या नाम है, टू बीन सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग है। You have to keep two bins. You have to keep what? Two bins. This is called safety stock. This is called what? And this is called main stock. क्या बोला जाता है इसको? आपका मेन स्टॉक किस में रहता है, इस वाले बड़े वाले टीन में, करेक्ट है ना। अब ध्यान से सुनना, दिस इज सेफ्टी स्टॉक। मतलब कब, जब ये माल खत्म हो गया और नया माल नहीं आया है तो फिर कहाँ जाओगे आप। क्या सेफ्टी स्टॉक रोज यूज होगा कि कभी कभी यूज होगा, याद रखना, रोज यूज। इमरजेंसी एग्जिट से उतरते हो कि नॉर्मल एग्जिट से उतरते हो। इमरजेंसी एग्जिट कब काम लगता है, इमरजेंसी में। रोज इमरजेंसी एग्जिट खोल के फ्लाइट से नहीं उतरोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। अगेन दो सवाल के जवाब देने हमको, कौन से, व्हेन टू ऑर्डर, हाउ मच टू। बहुत इंटरेस्टिंग, एक गलत फहमी होती है मैक्सिमम लोगों को, व्हेन द मेन स्टॉक इज ओवर तब ऑर्डर करना है, गलत हो गया। अगर आप मेन स्टॉक खत्म होने के बाद ऑर्डर करोगे ना तो हमेशा क्या यूज होगा फिर, सेफ्टी स्टॉक। ये बात समझिए, अगर ये बात समझी होगी तो पुरानी सारी बातें समझी होगी आपको। क्या बोला मैंने, मेन स्टॉक खत्म होने के बाद अगर आप ऑर्डर करोगे तो क्या चक्कर पड़ जाएगा, पक्का, क्योंकि मेन स्टॉक खत्म हो गया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आज ही ऑर्डर आ जाएगा कि 2 दिन तो लगेंगे, तो 2 दिन में तो आपको माल लगने वाला है कि लगने वाला है, और 2 दिन माल लगने वाला है कि नहीं है, कहां से। इज इट गुड और बैड। जितनी बार सेफ्टी स्टॉक यूज हो रहा है उतनी बार आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट गलत है। सेफ्टी स्टॉक यूज हो रहा है मतलब मेन स्टॉक ठीक से मैनेज, तभी तो कहां जा रहे हो। तब ध्यान से लाइन सुनना, यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर व्हेन द मेन स्टॉक इज अबाउट टू गेट एग्जॉस्टेड। अबाउट टू गेट एग्जॉस्टेड, अबाउट टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। जब वो खत्म होने वाला है, वो खत्म, तो क्या बराबर इतना माल बचा जितना लीड टाइम के लिए चलने वाला है, तब ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर बाय ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस थोड़ा लेट भी माल आया तो भी स्टॉक आउट नहीं होगा। कहां से यूज कर लेंगे, बट क्या वो हर बार यूज करेंगे कि कभी कभी यूज करना है। बट अगर आप मेन स्टॉक खत्म होने के बाद अगर हर बार ऑर्डर करोगे तो क्या सेफ्टी स्टॉक भी हर बार यूज हो जाएगा। तो सेफ्टी स्टॉक हर बार यूज होना चाहिए कि कभी कभी यूज होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, मेन स्टॉक खत्म होने के बाद ऑर्डर करोगे या मेन स्टॉक खत्म होने में रहेगा तब ऑर्डर करोगे। मेन स्टॉक इज अबाउट टू गेट एग्जॉस्टेड। क्या बात समझ में आई आपको, पक्का। अब हाउ मच टू ऑर्डर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जितना इस मेन स्टॉक का कैपेसिटी है उतना ऑर्डर करोगे कि नहीं करोगे। फिर से मेन स्टॉक क्या कर लोगे, पूरा फिल कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो हाउ मच टू ऑर्डर, द कैपेसिटी ऑफ मेन स्टॉक ना। व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन द मेन स्टॉक इज अबाउट टू गेट एग्जॉस्टेड। द मेन स्टॉक इज एग्जॉस्टेड नहीं, अगर आपने लिख दिया मेन स्टॉक इज एग्जॉस्टेड गया। अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब समझ में आ रहा है, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। अगर अबाउट टू गेट एग्जॉस्टेड करोगे तब ये आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो कहां पे, सोच समझ के बताओ। जल्दी आप जो बोल रहे हो, आप भी जो बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हो।
बट वो हर इंसान यूज़ नहीं करता। या तो ये मेरे पास जो एग्जांपल है ना, इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल जो ऑलमोस्ट हर इंसान यूज़ करता है। चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। वेरी गुड। पेट्रोल टैंक। क्या रिजर्व नाम का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? दैट रिजर्व इज व्हाट? सेफ्टी स्टॉक। और वो रिजर्व के पहले का जो टैंक होता है वो मेन स्टॉक। वो अलग बात है कि हमारी गाड़ी सिर्फ रिजर्व में ही चलती है, बट कंपनी वाले ने दिमाग में रख के बनाया है कि मेन स्टॉक खत्म होने में आ गया, तब आपने क्या कर देना चाहिए? पेट्रोल, वो होता है ना काटा, तो पेट्रोल भरवा लेना चाहिए। करेक्ट है ना? और समझो कभी आपने काटा खत्म होने में आ गया, तब भी आप भरवा नहीं पाए ड्यू टू सम रीजन, मेन स्टॉक वापस ऑर्डर नहीं कर पाया और पेट्रोल खत्म भी हो गया, तो आपका काम अटकेगा नहीं। आप किस में डाल दोगे गाड़ी को? रिजर्व में। तब क्या यूज करने लग जाओगे आप? सेफ्टी स्टॉक। क्या यूज करने लग जाओगे? सेफ्टी स्टॉक। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या वो एग्जैक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है? वो एग्जैक्ट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ टू बीन सिस्टम। वो क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ टू बीन सिस्टम। चलो ठीक है। अब एक फ्रैंकली बात बताऊं, मैं अभी तक ऊपर जो भी पढ़ा वो एग्जाम में प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं आता। प्रैक्टिकल अप्रोच में मतलब इसके सवाल नहीं आते हैं। और आपको जैसे जानकारी में दे दूं, क्या कॉस्टिंग 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? अभी तक एक भी नंबर नहीं लिखा मैंने, अभी तक एक भी नंबर नहीं लिखा, बट कॉस्टिंग इज 100% व्हाट? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अभी तक की जो भी मैंने आपको प्लान्स पढ़ा है, मिनिमम मैक्सिमम प्लान या टू बीन सिस्टम, दिस वेर थियरी। दिस वेर व्हाट? थियरी। बहुत कम चांसेस है कि थियरी में आपको ये सब आए। कि आपको 116 मार्क का पेपर होता है, उसमें से 32 मार्क्स की क्या आती है? थियरी। तो एक्चुअल में देखो तो 16 मार्क ऑप्शन में जो डालोगे आप, वो भी क्या डालोगे? थियरी डालोगे। तो टेक्निकली कितने मार्क की थियरी है आपको? 16 मार्क की। और 84 मार्क का क्या आता है? प्रैक्टिकल। क्या आता है? हमारा मैक्सिमम फोकस किस पे रहने वाला है? प्रैक्टिकल पे। तो अब अगला जो मेथड है, यहां से आपका रियल कॉस्टिंग स्टार्ट हुआ। अभी तक जो था वो इंट्रोडक्शन चल रहा था या फिर थियरी पार्ट चल रहा था, या तो जो भी समझ लो। अब जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर हार्डकोर कॉस्टिंग। और अभी से बोर होना बंद हो जाएगा। मुझे पता है इसमें तो कई तो सो जाते हैं आप लोग, कम से कम सोए तो नहीं, इतना भी काफ़ी है मेरे लिए। अब आपको पता चलेगा कि कॉस्टिंग क्या है। चलो ध्यान दो। फिक्सेशन ऑफ वेरियस लेवल्स, ये टेक्निक का नाम है। जैसे पहला टेक्निक क्या पढ़ा हम लोगों ने? मिनिमम मैक्सिमम प्लान। दूसरा टेक्निक क्या पढ़ा हम लोगों ने? टू बीन सिस्टम। और तीसरा टेक्निक क्या पढ़ा है? फिक्सेशन ऑफ। इसमें भी 2 सवालों के जवाब देने हैं। कौन से? व्हेन टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर। व्हेन टू ऑर्डर बाद में देखेंगे। हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? हाउ मच टू ऑर्डर। उसको टेक्निकल नाम होता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम है टेक्निकली? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब सबसे सस्ती पड़ने वाली ऑर्डर क्वांटिटी। आप सप्लायर को फ़ोन करके बोलोगे कि माल भेज दे, वो पूछेगा ना कितने यूनिट्स भेजो, तो उसको आप जब बोलोगे कि कितने यूनिट्स भेजना है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम देते हैं? और जो सबसे सस्ती पड़ती है उसको क्या नाम देते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप माल ऑर्डर करते हो देयर आर 2 कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट। वन इज carrying cost and the other one is ordering cost per order, और ये लगती है पर यूनिट। बाद में समझेगा आपको। कैरिंग कॉस्ट आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। आपको मैंने थोड़ी देर पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया, दैट इज एज गुड एज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब समझो, कोई भी माल अपने पास आने के बाद, गुड्स यूनिट्स रॉ मटेरियल आने के बाद, उसको अपने पास होल्ड करके रखने के लिए खर्चा होता है। दैट खर्चा इज कैरिंग कॉस्ट। नाम पे समझ रहे हो ना? कैरिंग कॉस्ट। 3 खर्चे जुड़े होते हैं उसमें। एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो माल खरीदने के लिए पैसा दिया कि नहीं दिया है। दूसरा स्टोरेज कॉस्ट, वो माल मेरे पास आया उसको कैरी करने के लिए स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ेगा। और तीसरा ऑब्सोलेंस कॉस्ट। तीनों को मिला के क्या नाम दिया जाता है? कैरिंग कॉस्ट। क्या नाम दिया जाता है? कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे आपने बोला था कि माल मंगवाने के लिए खर्चा होता है कि नहीं होता है? माल
मंगवाने के लिए। पहला खर्चा टेलीफोन चार्जेस, दूसरा खर्चा कुरियर चार्जेस। सर कुरियर क्या किया जाता है? वो लोग बिल कुरियर करते हैं, हम लोग रिसिप्ट कुरियर करते हैं। और तीसरा बैंक चार्जेस। क्या बैंक चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगता है? पर ट्रांजेक्शन आप 100 रुपये ट्रांसफर करो तो भी 25 रुपये लगने हैं, 1000 रुपये ट्रांसफर करो तो भी 25 रुपये लगने हैं। तो क्या वो पर ट्रांजेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कमाल की बात यह है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो यूनिट्स पे एक बार में कितना माल मंगवाते हो उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा, ऑफ कोर्स। क्या मैं ज्यादा माल मंगवाऊंगा तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा, कम माल मंगवाऊंगा तो अरे कम लगेगा ना, ऑफ कोर्स। सर पर हमको लगता है कि जो रेंट है, आप जो बोल रहे हो स्टोरेज कॉस्ट, वो तो कितना भी माल मंगवाओ सेम ही लगने वाला है, क्योंकि गोडाउन का रेंट तो दे रहे हैं। जितना माल मंगवाओ, कितना भी माल मंगवाओ, गोडाउन का रेंट तो क्या रहने वाला है? सेम। एक गलत फहमी निकाल लो। पहली बात, कोई भी बिजनेसमैन अपना रॉ मटेरियल गोडाउन में नहीं रखता है, वेयर हाउस में रखता है। वो क्या गवर्नमेंट के वेयर हाउस होते हैं? क्या प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं? और वो वेयर हाउस में जो रखा जाता है माल, क्या वो पर क्विंटल लगता है? और उसका रेट जो होता है वो क्या लगता है? पर क्विंटल। पर क्विंटल वाला समझते हो? 100 केजी को बोला जाता है, या तो पर केजी लगता है। अरे कि कम माल रखो ज्यादा माल रखो सेम रेट लगेगा कि अलग अलग रेट लगेगा? अलग अलग रेट लगेगा कि लगेगा? तो ध्यान से सुनना, क्या मैं ज्यादा माल मंगवाऊंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, ये मैं समझा चुका। स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा और ऑब्सोलेंस कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। तो क्या कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? अगर ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा तो कैरिंग कॉस्ट, और ऑर्डर क्वांटिटी कम तो कैरिंग कॉस्ट। क्या पक्का समझ में आया? अब सोच समझ के बताना, बहुत इंटरेस्टिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या बोल रहा हूं मैं? एक बार ऑर्डर करने का खर्चा यूनिट्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सोच समझ के बताओ, यूनिट्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? 1000% नहीं करेगा। मुझे बताओ, टेलीफोन चार्जेस है, मैं उसको ऑर्डर 100 यूनिट का दूं, 1000 यूनिट का दूं या 10,000 यूनिट का दूं, क्या टेलीफोन चार्जेस सेम लगेंगे? एक बार अगर मैंने ऑर्डर देना है तो जो टेलीफोन चार्जेस लगने हैं वही लगने। कितने यूनिट्स का ऑर्डर दे रहा हूं उस पर मैटर करेगा कि कोई मैटर नहीं करेगा? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक बार ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड करता है? यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर पे डिपेंड करता है? ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करना है, अगर मेरे 50 रुपए लगने हैं तो मैं 1000 यूनिट्स ऑर्डर करूं, 10,000 यूनिट ऑर्डर करूं या 50,000 यूनिट करूं, क्या एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक। क्या बैंक चार्जेस भी सेम रहेंगे? क्या कुरियर चार्जेस भी सेम रहेंगे? यस। तो कभी भी याद रखना, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या बोल रहा हूं मैं? पर ऑर्डर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है? क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। बट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये टोटल कैरिंग कॉस्ट था, और ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और ऑर्डर क्वांटिटी जितनी बढ़ाओगे उतनी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। और ऑर्डरिंग क्वांटिटी जितनी कम करोगे उतनी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। नहीं समझा सर? 2 मिनट में समझाता हूं मैं, चलो ध्यान दो, वेरी इंटरेस्टिंग, अब सब समझ में आ जाएगा। पूरे साल में मुझे 12,000 यूनिट्स चाहिए। कितने यूनिट्स चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50 रुपए। कितना है? क्या है ये 50 रुपए? समझ में आ रहा है? एक बार ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कितना खर्चा होने वाला है? 50। कितने यूनिट्स मंगवा रहा हूं उससे कोई फर्क? एक बार ऑर्डर प्लेस करना मतलब कितना खर्चा करना? 50 रुपए। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए। 2 रुपए क्या है? पर यूनिट। क्या ये पर यूनिट है? मतलब ज्यादा क्वांटिटी मंगाऊंगा तो खर्चा ज्यादा, और कम क्वांटिटी मंगाऊंगा तो? पक्का समझ में आया? अब पहला ऑर्डर क्वांटिटी ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं ऑर्डर क्वांटिटी 1000 यूनिट्स मंगवाता हूं, कितना मंगवाता हूं? ऑर्डर क्वांटिटी 1000 यूनिट्स का मतलब समझते हो? मैंने एक बार फोन करके कितना यूनिट्स मंगवाया? 1000। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखना, कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? कितनी बार? एक बार? 12 बार। कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? वेरी सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने की, बच्चे, छोटे बच्चे को समझ में आ जाएगा ये। कितने यूनिट्स मंगवाने पूरे साल में? अरे कितने यूनिट्स मंगवाने हैं? लिखा ना मैंने यहाँ पे,
एनुअल कंजम्पशन बोलते हैं इसको। कितना लगने वाला है? एक बार में कितना ऑर्डर मंगवा रहे हो? तो कितनी बार मंगवाना पड़ेगा? 12 बार मंगवाना पड़ेगा, 12 ऑर्डर्स। और एक ऑर्डर का खर्चा कितना है? 50। कितना है? तो कितना खर्चा हुआ आपका? 600। और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हुआ? क्या इस 50 में और इस 600 में फर्क समझ रहे हैं आपको? 50 क्या है? एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना है? 50। और आपको एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा पूरे साल में कि 12 बार ऑर्डर प्लेस? ठीक है। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट, ध्यान से सुनना, सोच समझ के बताना, मुझे 12,000 यूनिट कैरी करने कि 1,000 यूनिट कैरी करना है? वेरी गुड। कितने कैरी करने हैं? क्यों? मैंने 12,000 मंगवाए ही नहीं है। लगने कितने भी वाले हो, आज कितने मंगवाए? तो मेरे गोडाउन में कितना माल आया? तो कितना कैरी करना है? 1,000। 1,000 यूनिट्स ना, इनटू कितना? कितना हो गया? 2,000। कितना हो गया? अब ध्यान से देखना, अगर मैंने 2,000 यूनिट्स मंगवाए, कितने यूनिट्स मंगवाए एक बार में, तो मुझे बताओ कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? 6 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? इनटू 50, कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? और अब मुझे कैरिंग कॉस्ट कितने पे लगेगा? 2,000 रुपये। अरे कैरिंग कॉस्ट कितने पे लगेगा? कि कितने माल मेरे गोडाउन में आ गया? 2,000 यूनिट्स आए ना। आपको ये समझा मैंने 2,000 क्या लिखा है नालायक को? ये समझा 2,000 क्या है? क्या है? मैंने पहला केस क्या लिया? मैंने एक बार में कितने मंगाए? 1,000। अब दूसरा केस क्या ले रहा हूँ? 2,000। तो अब मेरे गोडाउन में कितना माल आके पड़ा हुआ है? 2,000। तो मुझे कितने पे खर्चा होगा? 2,000 रुपये। तो कितना खर्चा हो जाएगा? 4,000 रुपये। अब मुझे समझाना ये है बच्चों, क्या ऑर्डर क्वांटिटी जब मैं बढ़ाता हूं तो मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। पहले कितना था? चलो ठीक है, छोड़ दो। यूनिट्स, ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। पहले ऑर्डर क्वांटिटी कितना था? 1,000। और बाद में कितना था? 2,000 था कि नहीं था? तो पहले जब 1,000 था तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया था मेरा? 600। और बाद में कितना हुआ? 300। यहाँ पे टोटल कैरिंग कॉस्ट पहले कितना आया था? 2,000। बाद में कितना आया? 4,000। तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए इतना टाइम लग गया कि ऑर्डर क्वांटिटी जब मैं बढ़ाता हूँ तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पर टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्या अगेन झंझट आ गई? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो झंझट नहीं। झंझट क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो क्या मैं एक साथ में सारे यूनिट्स मंगवा लूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उससे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बहुत कम हो जाएगा बट टोटल कैरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अगर मैं रोज एक एक यूनिट मंगवाऊं तो कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगा पर ऑर्डरिंग कॉस्ट। प्रॉब्लम समझ रहे हो मेरा? प्रॉब्लम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब मैथमेटिकली एक बात मैं आपको समझाऊंगा। ग्राफ थोड़ा बहुत समझते हो आप लोग? दिस इज ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज व्हाट? क्या एक ऐसे है और एक ऐसे है? करेक्ट बोला मैंने। एक ऐसे है और एक नहीं। समझा सर? 2 मिनट में समझेगा। क्या ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाने से टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है? अरे देखो, ये ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाई तो ये भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी से बढ़ाने से बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है कि नहीं होता है? आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझता है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज। अगर इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ये बढ़ने से ये भी बढ़े तो दिस इज व्हाट? अपवर्ड स्लोपिंग। और अगर ये बढ़ने से ये कम हो तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और टोटल कैरिंग कॉस्ट इज व्हाट? अपवर्ड स्लोपिंग। सर ऐसा क्यों? ध्यान दो। क्या ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जाना मतलब क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या ये बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है मतलब क्या? पॉजिटिव। मतलब अपवर्ड स्लोपिंग ना। प्राइस डिमांड, प्राइस सप्लाई पढ़ा है कभी जिंदगी में? प्राइस डिमांड का कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि नहीं होता है? सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट? अब ध्यान से सुनना, एक कॉमन सेंस से बताओ मुझे बात। आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट कम करनी है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करनी है, कि दोनों मिला के जो एडिशन आता है वो कम करना है? दोनों मिला के
एडिशन आता है वो कम करना है। मुझे किसी में 100 देना पड़े, किसी में 50 देना पड़े, किसी में 200 देना पड़े, किसी में 20 देना पड़े, मुझे इंडिविजुअली कितना देना है वो नहीं देखना है। मुझे क्या देखना है? टोटल जो मिनिमम रहेगा। समझो आपको 2 ट्रैवल एजेंसीज ने फोन किया, एक आपको कॉम्बिनेशन दे रहा है होटल 1000 और ट्रैवलिंग 500, और दूसरा दे रहा है होटल 1200 और ट्रैवलिंग 400। कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे पैकेज? फर्स्ट की सेकंड? बोलो कैसे? आपने ये तो 1000, ये 1200, पर ये तो 500 है और ये 400, ये तो महंगा पड़ रहा है, पर फिर भी आप फर्स्ट क्यों प्रेफर कर रहे हो? क्योंकि आप इंडिविजुअल खर्चों से कोई लेना देना। टोटल में ये कितना पड़ रहा है? 1500, और ये कितना पड़ रहा है? 1600। तो मुझे बताओ आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम चाहिए, टोटल कैरिंग कॉस्ट मिनिमम चाहिए, कि इन दोनों का एडिशन मिनिमम चाहिए? एडिशन मिनिमम चाहिए। मैथमेटिकली आपको क्या चाहिए? दोनों का क्या चाहिए? एडिशन मिनिमम। अब ध्यान से सुनना, मैथमेटिकली याद रखना, अगर इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो क्या इतना टोटल कैरिंग कॉस्ट होगा और इतना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितना इनका डिफरेंस ज्यादा ना, उतना एडिशन ज्यादा। तो सबसे कम एडिशन कहां पे होगा? सेंटर में होगा कि नहीं होगा? अब याद रखना मैथमेटिकली, अब ये चीज समझाना बहुत डिफिकल्ट है। जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में भागती है, तो जब वो दोनों इक्वल होती है ना, तब उसका टोटल क्या होता है? मिनिमम होता है। तब उसका टोटल क्या होता है? कब मिनिमम होता है? जब दोनों इक्वल। तो मुझे कितनी ऑर्डर क्वांटिटी करनी चाहिए? यहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता हो? टोटल कैरिंग कॉस्ट। जहां पे दोनों इक्वल होगा वहां पे दोनों का एडिशन क्या होगा? जल्दी बोलो। वहां पे दोनों का एडिशन क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मुझे कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढनी है? जल्दी बोलो। जहां पे दोनों का कॉस्ट क्या हो? इक्वल हो। दोनों का कॉस्ट क्या हो? अब ध्यान से सुनना, बताओ जरा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या एकदम करेक्ट लिखा है मैंने? अरे क्या एकदम करेक्ट लिखा है? आपने ही निकाला बच्चों, इतना टेंशन में मत आओ। बोलो, ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला था आपने? पूरे साल में कितने यूनिट्स लगने वाले थे? 12,000 डिवाइडेड बाय 1000 करके क्या निकाला था आपने? 12। मतलब एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना आया था? 12 आया था कि नहीं आया था? इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकला था कि नहीं? 600 है। समझा कि बाउंसर हो गया? पक्का समझ में आया? फिर से एक बार समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। एनुअल कंजम्पशन मतलब पूरे साल में इतना लगने वाला है। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार में इतना ऑर्डर करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो इतनी बार ऑर्डर करोगे ना। क्या बोला मैंने? समझ में आया? अरे 12,000 यूनिट पूरे साल में लगने वाले। एक बार में कितना ऑर्डर करने वाले थे आप? 1000। तो 12,000 डिवाइड बाई 1000, 12। इतनी बार ऑर्डर करोगे और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? 50। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो क्या ये फॉर्मूला समझा कि बाउंसर हो गया? पक्का समझ में आया? व्हाट इज एसी डिवाइडेड बाय ओक्यू? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्या आता है? पर ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या है ये? इतनी बार ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे ना आपको, इनटू एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा। एज सिंपल एज दैट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, ध्यान से देखना, ऑर्डर क्वांटिटी। क्यों ऑर्डर क्वांटिटी? क्योंकि जितना साल में लगने वाला है उस पे कैरिंग कॉस्ट लगेगा, कि जितना मंगवाओगे उस पे कैरिंग कॉस्ट लगेगा? क्या जितना? आप बात को समझो। मुझे साल में 50 लाख यूनिट लगने दो, मैंने मंगवाया 1 लाख, तो खर्चे किस पे होंगे? 1 लाख पे होंगे। तो खर्चे किस पे होते हैं? जितना मंगवाया। तो क्या ऑर्डर क्वांटिटी पे खर्चा होगा कि नहीं होगा? इनटू सीसी पी यू पी ए। सर अब ये तो नया ही ला रहे हो आप, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या एक यूनिट का इतना खर्चा है कि नहीं है? और इतने यूनिट्स पे खर्चा होने वाला है ना। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पूरा खर्चा जितना लगने वाला है उस पर खर्चा होगा, कि जितना मंगवाऊंगा उस पर खर्चा होगा? इनटू 1/2। सर ये 1/2 नहीं समझा सर। ये 1/2 मेरे तरफ पेंडिंग है। ये 1/2 समझाना मेरे तरफ पेंडिंग है। बाकी समझा आपको? 1/2 बाकी है। 5 मिनट में समझा दूंगा, पर अभी लिंक नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए बीच में से नहीं समझा रहा हूँ। क्या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला समझ में है आपको?
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का हर एक नंबर समझ में आ रहा है? क्या है एनुअल कंजम्पशन? पूरे साल में लगने वाला। ऑर्डर क्वांटिटी एक बार में मंगवाओगे, उनका डिवाइडेशन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू, बोलो फटाफट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार में जितना खर्चा होगा ऑर्डर प्लेस करने में। टोटल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर क्वांटिटी इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू 1/2 मुझे समझाना है। क्या आपको ये निकालना है और ये ऐसा निकालना है जिसमें ये दोनों कॉस्ट क्या है? इक्वल। और ऑर्डरिंग क्वांटिटी ऐसा निकालना है जिसमें दोनों की कॉस्ट क्या है? इक्वल। सर अब ये कहाँ से आया? नालायक को समझा समझा के थक गया मैं। हमको कितना ऑर्डर करना है क्वांटिटी जिसमें दोनों क्या है? इक्वल है। जिसमें दोनों क्या है? क्योंकि ये जब दोनों इक्वल आते हैं तो इनका टोटल क्या होता है? मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट? टोटल कैरिंग कॉस्ट। ध्यान दो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी इनटू CCPU PA इनटू 1/2। ये ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे जाएगा और ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। क्या है बोलो? एनुअल कंजम्पशन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये 1/2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या लिखेंगे हम लोग? CCPU PA इज इक्वल टू, ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी यहाँ गया तो क्या हो गया? ऑर्डरिंग क्वांटिटी एक तो था, ये मल्टीप्लाई करेगा नहीं यहाँ जाके है, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्या आपको सबको पता है जैसे प्लस यहाँ जाके माइनस होता है, इनटू यहाँ जाके डिवाइड होता है, वैसे स्क्वायर यहाँ जाके क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। तो OQ इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बना? 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय व्हाट? CCPU PA। अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 95% ऑफ द टीचर स्टार्ट्स द टॉपिक फ्रॉम हियर। 95% आप यूट्यूब पे देख लो, दुनिया में कहीं पे भी डाल के देख लो, EOQ क्या चक्कर है। स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं वो लोग? इस फॉर्मूले से। स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं? इस फॉर्मूले से। क्या मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से निकला है ये भी बता दिया आपको? बता दिया कि नहीं बता दिया? और इसको ऑर्डर क्वांटिटी से नाम हो जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि ये ऐसा क्वांटिटी है जहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? क्यों मिनिमम होगा? मैंने आपको मैथमेटिकली क्या बताया? जो दो अपोजिट डायरेक्शन में चीजें भागती है वो जहां पे इक्वल होती है वहां पे उनका एडिशन क्या होता है? मिनिमम। और क्या पक्का इस ऑर्डर क्वांटिटी पे दोनों इक्वल आने वाली है कि नहीं आने वाली है? क्यों इक्वल आने वाली है? मैंने दोनों को इक्वल लेके तो फॉर्मूला बनाया कि नहीं बनाया? और दोनों इक्वल आएगी तो दोनों का टोटल भी, और दोनों का टोटल भी क्या आएगा? मिनिमम आएगा। दोनों का टोटल भी क्या आएगा? दोनों कॉस्ट क्या आएगी? मिनिमम। और दोनों का टोटल क्या आएगा? दोनों कॉस्ट क्या आएगी? इक्वल। और दोनों का टोटल क्या आएगा? मिनिमम। क्या आएगा? मिनिमम। चलो ठीक है। अब हम लोग हार्डकोर प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 3 फॉर्मूले पढ़ा है मैंने आपको। कितने? 3। EOQ क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। उसके बाद मैंने पढ़ाया टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला पढ़ाया? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। OQ लिखा था, अब हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे? EOQ। क्या है ये? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या है ये? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। लिखने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और तीसरा टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है? EOQ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू 1/2। ये 1/2 मेरा समझाना बाकी है। क्या बाकी सब कुछ समझा दिया मैंने आपको? अरे क्या ये फॉर्मूला तक समझा दिया? अरे ये फॉर्मूला भी समझा दिया कि नहीं समझा दिया? ठीक, चलो अब ध्यान दो। सर अभी आपने हमको बोला था कि हम एग्जाम का सवाल भी, अभी नोट्स नहीं तो मैं नोट्स से करवाता था, मैं भी खुद से देख के करवा दूंगा। आपने हमको बोला था कि हम एग्जाम का सवाल भी करेंगे, आज करेंगे। अभी मैं अभी जो लिखूंगा नंबर्स अलग रहेंगे पर सवाल कौन सा रहेगा वो एग्जाम। EOQ के लिए आपको टोटल में 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 3। और याद रखना
तीन चीज़ें हैं तो ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तीन चीज़ें कौन सी? एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर ये तीन चीज़ें हैं, क्या इस फॉर्मूले में डाल के EOQ आ जाएगा? क्या इसके लिए एनुअल कंजम्पशन लगेगा? वो भी तो था, तभी तो निकला कि निकला। डिवाइड बाई EOQ यहाँ से निकला कि निकला। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यहाँ से निकला कि निकला। टोटल कैरिंग कॉस्ट EOQ यहाँ से निकलेगा इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यहाँ से मिल जाएगा इनटू 1/2। तो क्या अगर ये फॉर्मूला सॉल्व कर लिया तो इसमें लगने वाली हर चीज़ यहाँ से मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमको? समझा? पक्का? एक बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, फिर एक सवाल मैं करवाऊंगा, एक सवाल आप करोगे, क्लास खत्म। फॉर्मूला बोलो। EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय CCPO PA, या तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल कंजम्पशन पूरे साल में लगेगा, EOQ मतलब एक बार में मंगवाओगे। ये क्या आया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और नेक्स्ट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट इज EOQ इंटू CCPO PA इंटू 1/2। वो 1/2 मुझे समझाना बाकी है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ समझा दिया ना मैंने? चलो ध्यान दो, सवाल एग्जाम का डायरेक्ट। फाइंड EOQ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। ध्यान दो, एनुअल कंजम्पशन इज, बेटा एक मिनट कैलकुलेटर है क्या किसी के पास? थैंक यू। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹2। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50। क्या क्या निकालना है हमको? EOQ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल क्या? सबसे पहले ऑफकोर्स क्या निकाला जाएगा? EOQ, क्योंकि EOQ के ऊपर बेच दी ना सब कुछ। बोलो, लिखना बंद करो। EOQ क्या फॉर्मूला, जल्दी बोलो। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना दिया है मैंने? बोलो फटाफट। 800 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया है? 50 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना दिया है? 2। लो कैलकुलेटर, करो कैलकुलेटर पे। ये ले लो बेटा, पर मुझे एक और सवाल देना है। चलो ठीक है, ले लो, अब तो ले लो। बोलो कितना आ रहा है? 2 इंटू 800 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दबा के स्क्वायर रूट दबाओ। और अगर बिना कैलकुलेटर के आए होंगे तो आप CA इंटर करने आए हो, ये बात याद रखो। बोलो 200 यूनिट्स आया? अरे 200 यूनिट्स आया क्या? 200 यूनिट्स आ गया ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट निकालना है आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। जल्दी बोलो फॉर्मूला, इतनी देर में याद हो जाना चाहिए। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। लॉजिक से याद रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे साल में इतना लगने वाला, एक बार में इतना मंगवाओगे तो इतनी बार मंगवाना पड़ेगा ना। बोलो एनुअल कंजम्पशन कितना है? कितना है? एक बार में कितना मंगवाना चाह रहे हो? 200, तो 4 बार मंगवाना पड़ेगा कि नहीं? इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? बोलो 50, तो कितना आएगा? कितना? 200 आ रहा है। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या फॉर्मूला है? जल्दी बोलो। EOQ इंटू CCPO PA इंटू 1/2। EOQ कितना है? जल्दी बोलो। 200 यूनिट्स इंटू CCPO PA कितना है? 2 है ना? इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा? 200। क्या प्रूव हो गया? क्या प्रूव हो गया? EOQ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या आ गया? इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? अरे इक्वल आ गया ना? क्या यही नियम था हमारा? अरे यही नियम था कि नहीं था? अब मैं आपको एक बात बता दूं,
आपकी जानकारी के लिए, इसके ऊपर का कुछ नहीं समझा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना कहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्या 3 फॉर्मूले। हालांकि मैंने लॉजिकली आपको सब समझाया है कि ये फॉर्मूला क्यों निकला है, कैसे निकला है, वगैरह वगैरह, ये फॉर्मूले का क्या लॉजिक है और ये फॉर्मूले का क्या लॉजिक है, एक्सेप्ट दिस 1/2। अब ईमानदारी से सब लोग एक आवाज में, एक बार मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलोगे फॉर्मूला, बोलो EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय CCPU PA, और उसका क्या स्क्वायर, उसका क्या, इससे क्या निकल जाएगा EOQ, क्या निकल जाएगा। फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या फॉर्मूला है, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी, EOQ बोल सकते हैं, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और नेक्स्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट, क्या फॉर्मूला है EOQ इनटू CCPU PA इनटू 1/2। एक बात याद रखना, अगर आपने EOQ पूरा निकाल लिया है तो ये दोनों के लिए लगने वाली हर इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल जाएगी, EOQ के फॉर्मूले में से मिल जाएगी, वापस सवाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको सवाल दूंगा, आपको 3 चीजें निकालनी है, समझ गए ना, ठीक। तो ये आपने निकाल लिया तो आज की क्लास खत्म, नहीं निकाला तो जब तक निकाल नहीं पाओगे तब तक पढ़ते बैठे। फॉर्मूले लिखो कि याद हो गए, लिखो वापिस एक बार, पक्का कंफर्म। चलो देखते हैं, एनुअल कंजम्पशन के लिए मुझे कैलकुलेटर लगेगा। बट एक मिनट कैलकुलेटर को वापस, कोई भी दे दो, दे दो।